हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द कर्व्स y square equal to 6x and 9x square plus by square equal to 16 intersect each other at right angles, then the value of b is। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, दो कर्व्स दी हुई हैं, एक है पैराबोला और एक एलिप्स है बी वाई स्क्वेयर इस तरह से। अब ये दोनों राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो b लगा है वाई स्क्वायर के साथ उसकी वैल्यू को मुझे निकालना है। तो मान लो ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x कुछ इस टाइप का पैराबोला आएगा, ठीक है, कुछ ऐसे ही आएगा। अब मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्शन हुई, दिस इज x1 y1। वैसे मैं दूसरा पॉइंट भी ले सकता था लेकिन मैंने कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। राइट एंगल पर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं एलिप्स के ऊपर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और वैसे ही पैराबोला के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट x1 y1 के ऊपर जहाँ पर इंटरसेक्शन हुई, तो ये जो टेंजेंट होंगे ये आपस में क्या होंगे, राइट एंगल्स पर होंगे। ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स एट राइट एंगल। तो कहने का मतलब ये है, अगर m1 स्लोप है टेंजेंट ऑफ एलिप्स और m2 है पैराबोला वाले टेंजेंट की स्लोप, तो मेरे पास m1 m2 कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। बस यही वो कंडीशन है जिसका मैंने यूज़ करना हो, जिससे हमारा आंसर आएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, m1 निकाल सकता हूँ ना। यहाँ से m2 आएगा, पैराबोला वाला क्या है, m2 है, m2 हो जाएगा -dy/dx एट x1 y1। इस पॉइंट के ऊपर मुझे निकालना है ये। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो यहाँ से मुझे dy/dx मिलेगा, 2y dy/dx इट इज इक्वल टू 6 ना, सो dy/dx इट इज इक्वल टू 3/y। और पॉइंट x1 y1 के ऊपर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, क्या ये माइनस लिख दिया, जो कि गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा, माइनस नहीं होगा तो ठीक है। इट इज़ 3/y1 आ जाएगा ना, पॉइंट x1 y1 मुझे लेना है, ठीक है। सिमिलरली ऐसी ही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे सेकंड कर्व के लिए। सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 18x प्लस 2by dy/dx इट इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स dy/dx इट इज इक्वल टू, ये आ गया आई थिंक माइनस ऑफ 18x डिवाइडेड बाय 2by एंड इट इज़ -9x डिवाइडेड बाय by। इतना मेरे पास आ गया। तो यहाँ से m1 की वैल्यू फिर कितने निकल के आई, वो कितना हो जाएगा, इट इज़ -9x1 डिवाइडेड बाय by1 हो जाएगा ना। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है, m1 m2 की वैल्यूज़। अब अगला काम क्या बचता है, अगला काम बचता है कि मैं क्या करूँ, m1 m2 इक्वल टू -1 को अप्लाई कर दूँ यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके। तो हम करते हैं ये चीज़। मेरे पास आ जाएगा -9x1 डिवाइडेड बाय by1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय y1 इट इज़ इक्वल टू -1। सो -27x1 डिवाइडेड बाय by1 का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू -1 ना। अब क्योंकि x1 y1 जो पॉइंट है ये लाई करेगा किस कर्व के ऊपर लाई करता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x पर लाई करता है, तो y1 स्क्वायर इसको सेटिस्फाई भी करेगा, 6x1 होगा ना। इस चीज़ का मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसका यूज़ जैसे ही मैं करूँगा तो देखो क्या बनता है, तो
तो बन के आ जाएगा -27 x1 b, y1 स्क्वायर की जगह मैं 6x1 लिख सकता हूँ, इंटू 6x1 इट इज़ इक्वल टू -1। तो आई थिंक यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है, b की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ 27 डिवाइडेड बाई 6 और इट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक कोई ऑप्शन है ऐसा, यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स काफ़ी आसान है क्वेश्चन था, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थी, तो लगभग 1 से 1.5 मिनट इसमें लगेगा। अगर आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, मतलब समझा, जैसे मैंने तो एक्सप्लेन किया तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, खुद से करना होता तो 1 मिनट में भी क्वेश्चन हो सकता था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 है, आपने ध्यान रखना, हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 and limit x tending to 0, 1 plus fx divided by x square, it is equal to 3, then value of function at 2 is equal to, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो सिंपली जो चीज़ हमारे पास गिवन है ना, दिस गिवन कंडीशन, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान है क्वेश्चन, इजी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। मेरे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इस सारे की वैल्यू बनती है 3 ना, तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, सिंपल चीज़ है, इट विल बी 2, क्योंकि 3 - 1 2 हो जाएगा। अब आप देखना, कोई पॉलिनोमियल है, उसको अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाए, जहाँ पर x 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे दे रही है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब यही होना चाहिए ना कि उसमें एक्स स्क्वायर से छोटी टर्म्स नहीं है। मतलब खुद सोचो आप, जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस जैसे 5x प्लस 7, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ और कंडीशन लगा दूँ x 0 की तरफ जा रहा है, तो मेरे पास क्या बन के आएगा, इट इज़ लिमिट, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इट इज़ 4x प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे बनाना। अब जैसे लिमिट अप्लाई होती है तो ये टर्म तो 0 होगी और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इट इज़ आल्सो गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। लेकिन सपोज ये लिमिट अगर मेरे पास एक फाइनाइट नंबर होता, जैसे मान लो 3 होता, सपोज अगर ऐसा होता, तो क्या होना चाहिए था, मेरे पास ये टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए थी, ये भी नहीं होनी चाहिए थी, जो इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन को लेके जाएगी। और x³ वाली टर्म तो वैसे भी 0 की तरफ लेके जा रही है, वो हो सकती थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि एक्स स्क्वायर से छोटी टर्म्स मुझे इस पॉलिनोमियल में नहीं चाहिए। कौन सी पॉलिनोमियल, जो गिवन एफ एक्स है फंक्शन, जिसकी डिग्री 4 है। तो मैं यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि लिमिट फाइनाइट है और वो 2 के बराबर है, उसको यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर सकता हूँ ना, किस टाइप की वो होनी चाहिए। इसका मतलब यही है, दिस मीन्स फंक्शंस किस टाइप का है हमारा, ये कुछ इस टाइप का है। इसमें x4 की टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती ना, पर बोला है कि डिग्री 4 है तो 4 होगी, ये तो होगी। और क्यूब वाली टर्म हो सकती है, नहीं हो सकती है, और साथ में cx², इसमें बस इतनी ही टर्म्स हैं, इतनी ही टर्म्स हैं। तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि लिमिट क्योंकि फाइनाइट आएगी, तो इस c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए ना, तभी आंसर 2 आएगा। तो ये बन जाएगा ax4 प्लस bx³ प्लस 2x²। अब बोला है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, वी हैव एक्सट्रीम वैल्यूज़ एट 1 and 2। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है कि वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन अप्लाई द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है f'1 एंड f' मतलब डेरिवेटिव, एंड f'2 ये 0 है क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो f' तो निकालना आसान है ना, इट इज़ 4ax³ प्लस 3bx²
प्लस 4x वैल्यूज़ पुट कर दो आप। यहाँ पर x की वैल्यू इसमें 1 भी पुट करो और 2 भी पुट करो और 0 कर दो वहाँ से। तो वहाँ से आपके पास a और b में दो इक्वेशंस बनती हैं और उन इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू आएगी तो फंक्शन भी आएगा। फिर आपसे f2 पूछा है, अगर फंक्शन आ गया होगा तो f2 भी आप इजीली निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप इसको ट्राई करेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आपका ही काम आगे का बचता है। मैं बता देता हूँ कि a और b की वैल्यूज़ क्या आती हैं इसमें कैलकुलेशन। यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक ये कुछ ऐसे आई थी, एक मिनट, a और b था ना, b की वैल्यू आई थी 1/2 और a की वैल्यू आई थी -2। आप इसको वेरीफाई करना आगे कैलकुलेट करके, फिर ऑप्शन ए बनेगा आपका जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे फंक्शन में। तो इसके आगे ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जेईई मेंस 2018 में पूछा गया था। Here we have a function x square plus 1 by x square and another function gx, x minus 1 by x, where x is set of all the real numbers except -1, 0 and 1. If another function is defined here hx which is division of f and g, then the और उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया है, उस h के बारे में। तो सबसे पहले h को देख लेते हैं कि h है क्या चीज़, कैसा ये फंक्शन है। h is fx divided by gx ना, so we can write definition of fx, it is x square plus 1 by x square divided by x minus 1 by x। थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है ऐसे, +2 ऐसे लिखा जा सकता है क्या? यस, ऐसे लिखा जा सकता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो -2 एंड +2, यस राइट, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाई एक्स। फर्दर डिवीजन कर देंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाई एक्स। अब तो एक काफ़ी आसान चीज़ बन गई ना। यहाँ से आगे तो आप समझ चुके हैं कि अब मैंने क्या करना है। अब हम यहाँ से आगे कंसेप्ट लगा सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। वो चीज़ लगा सकते हैं ना, ईजिली लग जाएगी। जैसे मैं इस पूरे पार्ट को y ले लेता हूँ, जस्ट y ले लेते हैं, तो मेरे पास बनता है y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई। अब जो y है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ x। इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तब कुछ डिफरेंट आंसर आएगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए, और जब नेगेटिव होगा तो कुछ और डिफरेंस आएगा, कुछ और आएगा। तो सिंपली अगर मैं यूज़ करूँ अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो मेरे पास आएगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा y इंटू 2 बाई वाई जो कि √2 होता है। सो आई कैन राइट देयरफॉर y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2√2। अब आप सोचना ज़रा, अगर y पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है। तो उस केस में ये जब दोनों पॉजिटिव है हमेशा बड़ा रहेगा 2√2 से। और जब ये दोनों नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में ये जो इनइक्वलिटी है ये रिवर्स हो जाएगी। उस केस में बोल सकता हूँ मेरे पास आएगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई इट इज़ ऑलवेज लेस देन -2√2, क्योंकि एक्चुअली में ना ये चीज़ मुझे मैग्नीट्यूड बताती है सिर्फ। जैसे पॉजिटिव y के लिए मैं देखूँ, मान लो ये वैल्यू है 2√2 और यहाँ पर वैल्यू है -2√2। जब y पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो ये फंक्शन है y प्लस 2 बाई वाई ये हमेशा इस 2√2 से ऊपर ही रहेगा इसका मैग्नीट्यूड। और जब y नेगेटिव है तो ये जो फंक्शन है ना y प्लस 2 बाई वाई ये हमेशा ही -2√2 लाइन से नीचे रहेगा, ठीक है। और जीरो के ऊपर ये डिफाइंड नहीं होता, जीरो पर डिसकंटिन्यूस है। तो आप ये चीज़ समझे क्या, यहाँ पर इनइक्वलिटी कैसे चेंज हुई, ये आपको मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, माइंड मतलब चीज़ें विजुलाइज करनी पड़ेगी, मैं समझाना क्या चाहता हूँ।
दिस y प्लस 2/y एक्चुअली मैग्नीट्यूड जो इसका होगा ना, इसने हमेशा ही 2√2 से ज़्यादा रहना है। तो मैग्नीट्यूड के 2√2 से होने का ज़्यादा होने का मतलब है कि जब नेगेटिव आती है ना वैल्यू, तो नेगेटिव नंबर्स में अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसको हम छोटा लिखते हैं ना रियल लाइन के हिसाब से, जैसे -4 -3 से छोटा होता है। तो उस केस में जो फंक्शन है ना वो हमेशा मतलब इससे क्या रहेगा, इससे पीछे को रहेगा, और यहाँ पर कर्व ऐसे ऊपर को जा सकती है, ठीक है, 2√2 के अराउंड, मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मिनिमा आएगा। और ये y हमारा क्या था, y एक्चुअली x प्लस 1/x x माइनस 1/x है, वही है ना। तो मैं बोल सकता हूँ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बातें यहाँ पर करी हुई हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो क्या ये लोकल मिनिमा नहीं है, दिस इज लोकल मिनिमा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऊपर रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें ऊपर रहेंगी ना। और वैसे ही ये पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट, ये लोकल मैक्सिमा ही तो आ रहा है। अब आप ऐसा मत सोचना कि ये जो लोकल मैक्सिमा आया -2√2, ये दूसरे वाले लोकल मिनिमा से क्या है, छोटा है, नेगेटिव है नंबर। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ज़ीरो पर ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अपन एक फिक्स इंटरवल में ही मैक्सिमा और मिनिमा बनाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, आप इसको समझने की कोशिश करना। और इसका फिर इस हिसाब से हमारे से लोकल मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो लोकल मिनिमम वैल्यू फिर ये वाली वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू, जो कि कितनी है, 2√2 है। कुछ बच्चे इसका आंसर -2√2 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो देखेंगे कि -2√2 इज़ लेस देन 2√2। बट मैक्सिमम मिनिमा में ऐसा नहीं चलता, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ डिफरेंट होती हैं। मैक्सिमम मिनिमा अगर मुझे लोकल चेक करने हो तो उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और राइट में ही चीज़ें देखी जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज हियर g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। g ऑफ x क्या है, इट इज़ f इनवर्स x दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से मेरे पास f ऑफ gx आ जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ये x हो जाएगा। दोनों साइड मैंने f मतलब कंपोजिशन कर लिया f के साथ। अब मैं डेरिवेटिव, फिर मेरे पास f डैश x भी दिया हुआ है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। डेरिवेटिव ले लूँ मैं इसका, तो f डैश gx, चेन रूल लगेगा, g डैश x इट इज़ 1। मेरे से g डैश x पूछा है, तो यहाँ से g डैश x कितना आ गया, इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय f डैश gx, इतना है ना। अब क्योंकि f डैश x कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x 5 है, तो इस डेफिनेशन का यूज़ करते हुए मेरे पास f डैश gx क्या होगा, मैं x से gx को रिप्लेस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ये यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ हो जाएगी ना, 1 प्लस gx इसकी पावर 5। सो फाइनली इट इज़ 1 प्लस gx होल पावर 5, कुछ ऐसे ही बनेगा। तो आई थिंक दिस इज़ ऑप्शन बी। काफ़ी ये भी आसान ही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। लेट p इज़ द दिस लिमिट log p आपसे पूछा है, तो मैं वैसे स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे तो ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट भी बन रहा है, सॉरी 1 पावर, हाँ 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट ही तो बनेगा, वही बनेगा। तो उस फॉर्मेट के फॉर्मूले से भी इसको बना सकते थे, लेकिन चलो हम डायरेक्टली log ले लेते हैं दोनों साइड, वहाँ से भी आ ही जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वेयर रूट एक्स 1/2x इसकी पावर है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ p, इट इज़ 1 बाय, पहले तो लिमिट है ना बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एंड 1/2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस tan स्क्वेयर रूट एक्स। पावर फ्रंट में आती है ना लॉग के बाद, तो वो मैंने किया। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में मेरे पास जब मैं x को 0 पॉजिटिव रखता हूँ, 0 के जस्ट राइट का कोई नंबर, तो tan ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर 0 होगा। तो न्यूमरेटर में log 1 बना, log 1 तो 0 होता है, और डिनोमिनेटर में वैसे ही x मतलब 2x है तो वो भी 0, तो इट इज़ 0/0 फॉर्मेट ना, इट इज़ 0/0 फॉर्मेट। सो वी कैन अप्लाई LH रूल हेयर। LH रूल वो क्या बोलता है कि न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। पहले तो देखो न्यूमरेटर में है क्या चीज़, 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंड में लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर में।
तो न्यूमरेटर में मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट लॉग ऑफ एनीथिंग, तो वो हो जाएगा 1/2x की डिफ्रेंशिएशन तो 2 हो जाएगी ना, ठीक है। और साथ में आ जाएगा सेकंड स्क्वायर रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन, लॉग के साथ है तो यहाँ पे डायरेक्टली वैसे ही आ जाएगा, क्लियर। और इसके बाद सेकंड स्क्वायर की अपनी डिफ्रेंशिएशन जो होगी 2 सेकंड रूट एक्स एंड सेकंड एक्स के अपनी डिफ्रेंशिएशन जो होगी, समझ रहे हैं ना आप, मैं चेन रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि चीज़ें आपको पता है। पहले मैंने सेकंड स्क्वायर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, अब सेकंड रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा सेकंड रूट एक्स टैन ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये सारा न्यूमरेटर में है, ऐसे है ये, ठीक है। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हों तो काटनी पड़ेंगी, इस 2 से ये 2 कटा, सेकंड स्क्वायर से ये पूरा सेकंड स्क्वायर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बचता है फाइनली tan ऑफ 0 डिवाइडेड बाई सेम 0, है ना। tan ऑफ 0 डिवाइडेड बाई सेम 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है, तो ये आंसर 1/2 आ गया सिर्फ। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। काफ़ी मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें देखो कितना हमने काफ़ी कुछ यूज़ कर लिया, चेन रूल यूज़ कर लिया, फिर लॉ का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, फिर tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई सेम थीटा, जब थीटा 0 की तरफ जाता है वो चीज़ यूज़ हुई है। तो अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, मैंने यहाँ पर पिक किया आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो भी आपका जेईई मेंस का नेक्स्ट एग्ज़ाम अभी होगा। अभी वैसे तो अप्रैल में होना था, लेकिन अभी जुलाई में वो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए सारी सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं टाइम टाइम पे यहाँ पर लाता रहता हूँ, आप पिछली सीरीज़ भी देख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड सेट्स के भी मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके। ओके, सो नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ये 2019 में ही पूछा हुआ है। मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो काफ़ी आसान है। और उसमें तो मॉडुलस फंक्शन को चेक करने का तरीका भी होता है हमारे पास, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका। और यहाँ पर आपको चेक करनी है फंक्शन की नहीं, उसकी भी कंपोजिशन की करनी है। मतलब आपको बेसिकली चेक करना है एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एफ एक्स तो सिंपल फंक्शन है, विच इज़ 15 माइनस दिस, ये है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कितना बनेगा, एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 15 माइनस एफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। अब 15 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 10 इतना आ गया, विच इज़ 15 माइनस 5 माइनस कुछ ऐसे फंक्शन बन के आया, ठीक है, ऐसे फंक्शन बन के आया। अब आपको पता है, थोड़ा सा सुनना, थ्योरी सुनना, अगर नहीं भी पता है तो बता रहा हूँ मैं। मॉड एक्स डिफरेंशिएबल, अगर मॉड एक्स है ना तो ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता, जहाँ पर मॉड के अंदर की चीज़ सारी की सारी ज़ीरो बन जाए। और अगर ग्राफ से देखें तो जहाँ पर ऐसे शार्प कॉर्नर्स आते हैं ज़ीरो पे वो आता है। लेकिन चलो अब इतने बड़े फंक्शन का तो ग्राफ शायद आप ना प्लॉट करना चाहें, कर भी सकते हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो हो सकता है। लेकिन चलो मान लो आप ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम देखेंगे मॉड के अंदर की जितनी चीज़ें हैं वो ज़ीरो कहाँ कहाँ बन रही है, वहाँ पर शार्प एजेस आते हैं जहाँ पर वो ज़ीरो बनेगा। तो सबसे पहले तो ये जो अंदर वाला मॉड है इसको मैं ज़ीरो करूँगा, तो पहला पॉइंट तो मेरे पास आ गया 10, ठीक है। अब इसके बाद जो बाहर वाला मॉड है इसको देखते हैं, तो बाहर वाला मॉड क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन आ जाएगी यहाँ से 5 माइनस जो बाहर वाला मॉड बोलता है कि ये पूरा कब ज़ीरो होगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा x माइनस 10 का मॉड। तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, प्लस माइनस 5 इट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 10 ना, एंड x विल बी 15 एंड 5। तो 3 पॉइंट्स आई थिंक आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स आए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो आगे 15 और 5, और एक है 10, 5 10 एंड 15। सो ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास और बचता है, इसको मैं करा देता हूँ।
पिछला क्वेश्चन देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसको हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ही रखेंगे। मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जामिनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से टेस्ट कर रहा है आजकल, रिसेंटली 1-2 सालों से, तो आप इसको अच्छे से समझें, प्रॉपर्टीज़ इनकी सारे फंक्शंस की। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब कई सालों से रिपीट हो रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें आप देखिए, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है बेसिकली। इफ़ द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन π/6 to π/3, कुछ ऐसे डेफिनेशन दी हुई है, रूट कॉस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई कॉट एक्स माइनस वन, जब एक्स π/4 के बराबर नहीं है, एंड इट इज़ के व्हेन इट इज़ इक्वल टू π/4। कॉन्टिन्यूस है तो के की वैल्यू निकालनी है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है तो देख के डायरेक्टली आ जाएगा। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, ये बोलती है एफ ऑफ π/4 इट विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4, सिंपल डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की, ऑफ फंक्शन एंड एफ ऑफ π/4, ये तो के है, इट इज़ के ना, गिवन है क्वेश्चन में और वही आपसे पूछा था। और राइट साइड तो लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, इट इज़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4। ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं इसको या फिर कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, देखते हैं मैं कौन सा तरीका यहाँ पे लगाना चाहूँगा। ये बन गया cos π/4 1/√, ये तो 0/0 फॉर्मेट है ना, तो फिर ज़्यादा क्या सोचना, इट इज़ 0/0 फॉर्मेट। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बारे में मैं नहीं सोचूंगा कि मैं सिंप्लीफाई करूँ कॉस को पे कॉट को पहले कॉस साइन में फिर कुछ और करूँ, तो वैसा करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा वैसे भी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना इसको डायरेक्टली LH रूल लगा के, 0/0 फॉर्मेट में आपको पता ही है दैट वी कैन अप्लाई LH रूल, मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर LH रूल से 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन आपको होता हुआ दिख रहा है तो अप्लाई करना है, अगर नहीं दिख रहा है फिर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लग रहा है कि कॉस की डिफ्रेंशिएशन साइन हो जाएगी माइनस साइन, और 1 की जो डिफ्रेंशिएशन 0 तो क्वेश्चन रिड्यूस हो रहा है उससे, और कॉट की भी नीचे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे कट के ये एक मतलब बना देगा क्वेश्चन यहाँ से, तो बन गया √2 कॉस की डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स और कॉट की हो जाएगी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यस, और 1 तो 0 हो गया। अब तो आई थिंक वैल्यूज ही पुट करनी है, साइन π/4 होता है 1/√2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका था, 2 × 1/√2, और कोसिकेंट स्क्वायर π/4 ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, √2 का भी स्क्वायर तो 2 आ जाएगा। तो आई थिंक आंसर कितना है, इट इज़ 1/2 आ गया ना, सो इट इज़ ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस। इसी तरह से हमारी अगली सीरीज़ इंटीग्रेशन की भी आएगी जल्दी ही, 1-2 दिनों में, जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा है। आप बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने और भी आपको कोई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इस तरह की चाहिए तो आप बाकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कुछ चैप्टर्स मैंने कम्प्लीटली पढ़ाए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और कोई अगर +2 का बच्चा इसको देख रहा है तो, या +1 का भी, चलो +1 के तो टॉपिक्स नहीं थे, तो वैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।